इंटरनेट का 99% ट्रैफिक इस वीडियो से लेकर आपके पोकेमॉन गो अकाउंट तक और आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप तक एक छिपे हुए नेटवर्क पर चलता है जो समुद्र के नीचे केबल्स पर निर्भर होता है। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आधुनिक जीवन इन पतले पानी के नीचे के तारों पर तेजी से निर्भर होता जा रहा है और ये समय समय पर शार्क द्वारा हमला भी किए जाते हैं। ये काम कैसे करते हैं, इनका भविष्य क्या है? आज हमारे साथ जुड़े जब हम गहरे समुद्र में उतरते हैं और पूछते हैं कि इंटरनेट महासागरों के पार कैसे यात्रा करता है। प्राधिकृत सबमरीन केबल मैप वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में महासागरों के पार 433 सक्रिय या सक्रिय रूप से निर्माणाधीन समुद्री इंटरनेट केबल्स मौजूद हैं, दुनिया भर में फैले हुए। इनमें शामिल है एक अपेक्षाकृत साधारण 300 किलोमीटर का अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान तक का तार जो ब्लैक सी के नीचे चलता है, और एक बिल्कुल विशाल 6600 किलोमीटर का मारिया केबल जो वर्जीनिया बीच अमेरिका से उत्तरी स्पेन के बिलबाओ को जोड़ता है। मारिया का वजन 24 नीली व्हेल के बराबर है। संभवतः जो कंपनियां इस सांप जैसी सुपर हाईवे को बिछा रही हैं, अब पूरी दुनिया में 1.5 मिलियन किलोमीटर की अंतर्जलीय डेटा तारे हैं। वे इस पर कितना खर्च आता है इस बारे में चुप्पी साधे रखती हैं। लेकिन पेशेवर अनुमान बताते हैं कि एक सामान्य ट्रांस ओशियनिक केबल की लागत आपको 3 से 400 मिलियन डॉलर के बीच हो सकती है, जो कि काफी लगता है क्योंकि ये खास तौर पर मोटे नहीं होते। आमतौर पर एक बगीचे की पाइप की चौड़ाई के बराबर होते हैं और इसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण फाइबर के चारों ओर सुरक्षा देने वाली परतें और फिक्सोट्रोपिक जिलेटिन शामिल होता है। कई प्लास्टिक की परतें और तांबे की तारें इस चीज को पावर देती हैं, लेकिन फिर भी औसतन ये 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड डेटा को ट्रांसफर कर सकती हैं और नए और आने वाले केवल 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक ट्रांसमिट करने में सक्षम है। इतने पतले चैनलों में इतना सारा डेटा कैसे फिट होता है? इसका एक हिस्सा बेहद परिष्कृत डेटा प्रबंधन तकनीक में छिपा है जिसे डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के नाम से जाना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डेटा प्रोवाइडरों को फाइबर ऑप्टिक तरीके से सूचना पहुंचाने के लिए एक से अधिक प्रकाश तरंग दैर्ध्य का उपयोग करने देता है। इसके बजाय कई तरंग दैर्ध्यों का एक साथ उपयोग किया जाता है और उन्हें स्टैक किया जाता है, जिससे अविश्वसनीय डेटा गति उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया केबल के दोनों सिरों पर ब्रस्ट डेटा सेंटर जैसे लैंडिंग साइट्स पर होती है। क्या केबलें सिर्फ सीधे लंबे तार होते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक 70 से 100 किलोमीटर पर ऐसा होता है। केबल्स में तथाकथित रिपीटर्स जोड़े जाते हैं। ये मूल रूप से एम्पलीफायर के रूप में काम करते हैं जो लंबे दूरी पर सिग्नल की ताकत को बनाए रखते हैं। इसी कारण ये केबल कॉपर कंडक्टरों को शामिल करते हैं जो तकरीबन 1000 वोल्ट की डीसी पावर देती है रिपीटर्स को। केबल कैसे बिछाई जाती है? इन्हें पहले विशाल बेलनाकार ड्रम्स में लपेटा जाता है जो विशेष केबल बिछाने वाले जहाजों पर होते हैं। 1 साल तक की योजना और चार्टिंग परफेक्ट ट्रांस ओशियनिक रूट को प्लॉट करने में लग सकती है। अंडरसी केबल्स के लिए खराब स्थानों में शामिल हैं ज्वालामुखी, भूकंप या मड स्लाइड वाले क्षेत्र, या कहीं जहां मछुआरे भारी मात्रा में जाल फेंकते हैं। जहाज के पीछे से केबल लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की शांत गति से निकाला जाता है। अगर जहाज खराब मौसम का सामना करता है तो कप्तान यह निर्णय ले सकता है कि केबल को तोड़कर एक बुआ तक बांधकर और शांत पानी में लौट जाए। जब तूफान गुजर जाता है तो जहाज बॉय तक वापस जाता है और वहीं से काम फिर से शुरू करता है। केबलों पर दुर्घटनाएं और रुकावटें हो सकती हैं और होती भी हैं। 2012 में अमेरिका में आए हरिकेन सैंडी ने कई महत्वपूर्ण ट्रांस अटलांटिक केबल्स को ठप कर दिया, घंटों तक नेटवर्क को बाधित कर दिया। 2011 में जापान में फुकुशिमा भूकंप ने इसी प्रकार की ऑनलाइन तबाही मचाई। हालांकि इस प्रकार की ज्यादातर बाधाएं मानव कारणों के परिणाम स्वरूप होती हैं। ये इस तथ्य के कारण है कि जहाज के एंकर सामान्यतः ट्रॉलर जाल होते हैं जो केबल तट के पास स्थित होते हैं। वे ऐसी बाधाओं से अधिक खतरे में होते हैं, इसलिए जितना ज्यादा जमीन के करीब कोई केबल होता है उतना ही अधिक संभावना होती है कि उसे सावधानी से बख्तरबंद किया जाएगा। कई केबलों को तो समुद्र तल में विशेष खड्डों में दबा भी दिया जाता है जिन्हें जहाजी हल के सहारे खोदा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ शार्क को गूगल की एक अंडरसी केबल को कुतरते हुए देखा गया है। इस 2014 की क्लिप में देखें। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने लगातार रूस या चीन जैसे दुश्मन विदेशी शक्तियों की ओर से केबल्स में हस्तक्षेप की चेतावनी दी है। अमेरिकी सरकार को इस सब के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। विस्ल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन ने 2013 में खुलासा किया कि एनएसए को फाइबर ऑप्टिक संचार में झांकने से कोई परहेज नहीं है। समुद्री तल के नीचे केबलों के भू राजनीतिक निहितार्थ भी बेहद दिलचस्प है। पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चीनी टेक्नोलॉजी दिग्गज हुआवे को ऑस्ट्रेलिया को सोलोमन द्वीपों के साथ जोड़ने वाली केबल लगाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। डर यह था कि चीन इस लिंक का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाने के लिए कर सकता है। नेटवर्क तो आखिर इन केबलों का मालिक कौन है? ये एक दिलचस्प सवाल है। ये एक महंगा व्यवसाय है, इसीलिए ऐतिहासिक रूप से देशों या अर्धराष्ट्रीय टेलीकॉम प्रदाता ने इसका खर्च उठाया है। केबलों का दुनिया का सबसे बड़ा मालिक अमेरिका का AT&T है, जिसका 230,000 किलोमीटर की समुद्री यातायात में हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा मालिक चाइना टेलीकॉम है। अक्सर केबलों का स्वामित्व समूहों या 50 तक अलग अलग मालिकों के कंसोर्टियम के पास होता है, जिसमें टेक फर्म, स्थानीय सरकारी एजेंसियां और अन्य व्यवसाय शामिल होते हैं। और जबकि यह मॉडल प्रारंभिक लागत को फैलाने में मदद करता है, ये कम मददगार होता है जब कुछ गलत हो जाता है और कोई भी सहमत नहीं होता कि किसी वेट सूट पहनकर इसे ठीक करने जाना चाहिए। बड़े टेक कंपनियां तेजी से समझ रही हैं कि उनका विकास समुद्र के नीचे की केबल नेटवर्क द्वारा सीमित है। तो पिछले कुछ वर्षों में पानी के नीचे के केबल बुनियादी ढांचे में निवेश का अधिकांश हिस्सा फेसबुक जैसी कंपनियों से आया है,
जो वर्तमान में लगभग 100,000 किलोमीटर केबल का मालिक है। गूगल के पास भी लगभग उतनी ही मात्रा में केबल है। अमेजन के पास अपनी विशाल निजी नेटवर्क है जो ऑनलाइन दिग्गज की AWS डाटा सेंटर्स को केबल के माध्यम से जोड़ती है। अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर, साथ ही भूमध्य सागर, लाल सागर और दक्षिण चीन सागर। टेक दिग्गज इन विशाल पर्यावरणीय रूप से विघटनकारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अपनी तरफ से सभ्यता बढ़ाने की भेंट के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखें कि वे शेयरधारक कंपनियां भी हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि ऑनलाइन लोगों की संख्या बढ़ाना ही उनके बढ़ने का एकमात्र तरीका है। रुको जरा, शायद आप सोच रहे होंगे क्या स्टर्लिंक के बारे में? क्या हमारा पुराना दोस्त एलोन इंटरनेट को किसी भी दिन अब वायरलेस नहीं बना रहा? फिलहाल केबल बेहद लंबी दूरी पर बड़े डेटा पैकेट्स भेजने का सबसे सस्ता और कुशल तरीका है। तेज, यहाँ तक कि आमतौर पर आशावादी रहने वाले मस्क कहते हैं कि स्टारलिंक केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें फिलहाल हाई स्पीड फाइबर का एक्सेस नहीं मिलता। लेकिन कौन जानता है कि 1 या 2 दशक में इसका भविष्य कैसा होगा? अभी के लिए भविष्य समुद्र के नीचे केबल का ही है। सिर्फ इस गर्मी में गूगल और फेसबुक ने एक संयुक्त पहल की घोषणा की है जिसके तहत वे एप्रिकॉट नामक एक अंडरसी केबल बनाएंगे। एप्रिकॉट सिंगापुर को जोड़ देगा, जापान, गुआम, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया साल 2024 तक। अब तक की सबसे लंबी पानी के अंदर की केबल 42,000 किलोमीटर लंबा और अरब डॉलर का एक विशाल प्रोजेक्ट जिसे धू अफ्रीका कहा जाता है, जिसका 33 देशों को जोड़ने की योजना है, हाल ही में फेसबुक नेतृत्व वाले संघ द्वारा वित्त पोषित किया गया है। आपका क्या विचार है? क्या मानव जाति का यह अद्भुत सबमरीन नेटवर्क एक दिन टेलीग्राफ की तरह पुराना दिखाई देगा? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं और अधिक तकनीकी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।